हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलासा हिमाचल। और आज हम GS3 की डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले GS1 और GS2 के सभी सब यूनिट्स की डिस्कशन कर ली है, जिसकी पीडीएफ्स जो है टेलीग्राम चैनल पर टोटल 16 पीडीएफ्स मैंने शेयर की है। पर GS3 शुरू करने से पहले मैं एक डाउट बच्चों का एड्रेस करना चाहता हूं, जिसमें मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई कब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी, कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा। देखिए, यदि आप प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, एचएस की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, तब यदि तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटेजी आप लेके चल रहे हैं। अगर पेपर डिले हो रहा है तो कम से कम एक फ़ायदा तो मान के चलिए कि आपको अपना मेंस, अपना ऑप्शनल, अपना हिंदी इंग्लिश तैयार करने का टाइम मिल रहा है। अब नोटिफिकेशन किस दिन आना है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हर दिन हमें अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है इसके बारे में बात की जा सकती है। और यदि आप इसके रिगार्डिंग मेंटरशिप चाहते हैं, यदि आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। तो आज मैंने 17th जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, दैट इज़ ऑन आवर इंडियन इकोनॉमी। और ये पीडीएफ डायरेक्टली में इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये अपने पास GS3 का यूनिट 1 है, और यूनिट 1 के भी दोनों सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 में इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस दे रखा है। इसका जो सब यूनिट 3 है उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, HP इकोनॉमी। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस रहेगी तो उसमें 18th 19th 20th अराउंड 21 22 वीडियोस ये बनेगी। उसमें हम पूरा GS3 का सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। तो हम करते क्या हैं, तो हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस के ऊपर पॉसिबल क्वेश्चन देख लेते हैं, इंक्लूडिंग हमारे PYQs। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि यदि आपको सिलेबस समझ आता है, इसके नोट्स आप बना सकते हो, तो आप इसकी आंसर राइटिंग में जुट जाइए। पूरे के पूरे नोट्स ही आपके आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बन सकते हैं। फिर आपका काम बच जाएगा रिवीजन और टेस्ट सीरीज का। तो देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लिखी है। तो सबसे पहले सिलेबस में यहाँ पर अराउंड 8 लाइनें लिखी है पहले यूनिट में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन पॉलिसी, देन सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, GDP के हिसाब से और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से डायरेक्टली सवाल इन्हीं लाइंस के ऊपर क्या बनेंगे, सवाल बनेंगे। और कम से कम 4 या 5 डायमेंशन हर टॉपिक के ऊपर हम खोलेंगे। तो अराउंड आज के दोनों सब यूनिट्स के अंदर 200 कर क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपके पास पावर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ करंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं वो चीज़ देखनी है। एक बड़ा डाउट ये भी रहता है कि भाई करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, मेंस के लिए करंट अफेयर तैयार करें। तो अब टाइम आ चुका है, इंटरनेशनल रिलेशन के बाद GS3 एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, न्यू यहाँ पर क्या इनिशिएटिव्स है, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी बैंकिंग, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके ऑपरेशंस क्या है, उसका रोल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में रोल क्या है, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, देन मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज, आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कंपोजिशन डायरेक्शन, अभी रिसेंट ट्रेंड्स इसके क्या है, या रिसेंट पॉलिसी में क्या टारगेट्स है, एंड फाइनली इम्पैक्ट ऑफ LPG। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि GS2 में LPG के ऊपर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, जहाँ पर हम इंडियन गवर्नेंस जब पढ़ रहे थे तो गवर्नेंस के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है उसके रिगार्डिंग सवाल थे। तो यहाँ पर LPG के बहुत सारे सवाल आए हैं बैक टू बैक। बट यहाँ पर भी देखेंगे कि इकोनॉमी के हिसाब से LPG के ऊपर जो सवाल बनते हैं कुछ रिपीट भी होंगे। देन सेकंड सब यूनिट आ जाता है। तो अराउंड फर्स्ट सब यूनिट में मैंने 80+ क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। टोटल सेकंड सब यूनिट में भी अराउंड 60-70 क्वेश्चन, तो 150 का क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पर अपने पास इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, पहले अपने पास प्लानिंग कमीशन, आज की डेट में नीति आयोग, 5 ईयर प्लान्स की स्ट्रेटजीज, आउटकम, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट सेक्टर की जो हमारी पार्टनरशिप्स है इसके क्या क्या मॉडल्स है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, फिस्कल पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ था, यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी, FRBM एक्ट 2003, डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स क्या है, हमारा भी स्टेटस क्या है, कितना हमारे ऊपर डेप्ट टू GDP रेशियो है, ये सब बातें हैं। फिर आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल कि भाई सस्टेनेबिलिटी कैसे मैनेज करेंगे, हमारे पास हम एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे मेंटेन करेंगे। इसके बाद एक बिल्कुल यूनिक सा सेक्शन यहाँ पर आ जाता है इंडाइसिस से रिलेटेड। अब देखिए, इंडाइसिस मेंस के हिसाब से वही पढ़नी है जो सिलेबस में लिख रखी।
फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिर आपके पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ये प्रिकर्सर थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, साथ ही साथ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। तो ये पर्टिकुलरली आपको पढ़ना है, इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एज वेल एज इंडिया की अभी क्या करंट परफॉर्मेंस है, क्या अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस है, इसके ऊपर सवाल बनेंगे। फिर आपके पास कुछ स्कीम्स लिखी है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई स्कीम स्पेसिफिकली ये वाली तो पूछी ही जाएंगी, इसके अलावा सिलेबस के बेसिस पर, जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ लिखा था, इसके ऊपर कोई स्कीम हो पर्टिकुलरली, डेमोग्राफिक डिविडेंड लिखा है, इसके ऊपर कोई स्कीम हो पर्टिकुलरली, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर कोई पॉलिसी और स्कीम हो, इसके ऊपर हमारे क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। तो कौन कौन सी स्कीम्स दे रखी है, तो स्पेसिफिकली लिखा है लेटेस्ट एंड करंट डेवलपमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अब कुछ मेंशन किए जैसे स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसका नाम अभी वीबी राम जी कर दिया गया है। फिर आपके पास नीति आयोग और इसके द्वारा किए गए कुछ काम, या इसके द्वारा कोई रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के आपके लिए बोलूँ तो एक बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी, इसके ऊपर भी यहाँ पर क्या पूछा गया था, सवाल पूछा गया था। देन फाइनली इंटरनेशनल बॉडीज़ और ये किस तरीके से काम करती है, इंडिया के डेवलपमेंट एजेंडा के साथ ये किस तरीके से काम कर रही है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। यहाँ पर IMF है, WTO है, ठीक है, IRBD आपका वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक के और ऑर्गन्स जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर आपके पास UNCTAD है, जो अपने पास कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। फिर आपके पास OECD है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। फिर आपके पास ब्राज़ील, ईरान, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स है, और आज की डेट में ब्रिक्स में न्यू मेंबर्स भी ऐड हो चुके हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर सवाल बन सकता है। एक बार करंट अफेयर में इंडिया ने जब ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज करवाई थी, तो इसमें क्या डेक्लेरेशन साइन हुई, उस डेक्लेरेशन के ऊपर डायरेक्टली सवाल बन गया था। तो ये आपके पास जो सिलेबस में लिखी हुई लाइन्स है, ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब भाई इन सिलेबस की लाइन को, जैसा मैंने कहा कि इसकी 4 से 5 डायमेंशन हम खोलेंगे, और 4-5 डायमेंशन के साथ साथ PYQs जो है वो सारे के सारे डिस्कशन करने वाले हैं। अराउंड ये 30-35 मिनट्स का वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जो पॉसिबल सवाल के साथ साथ डिस्कशन में मुझे लगेगा कि कोई न्यू क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है, तो डिस्कशन के दौरान वो क्वेश्चन भी मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो चलते हैं जी, सब यूनिट 1 के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपली हो गया कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर्टिकुलरली एज एन अमर्जिंग इकोनॉमी, ऐसा 2016 में क्वेश्चन आया था, और वेरी लाइकली ये किसी भी मेंस में क्या हो सकता है, अपना रिपीट हो सकता है। फिर आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो 2016 में देखिए पहले क्या है कि सिलेबस की लाइनों पे ही सवाल बने हैं। एक तो तरीका ये भी है कि यदि आप ये नोट कर लो कि सिलेबस की लाइन पर कहाँ कहाँ सवाल बने हुए हैं, वहीं से आप चेक कर लो कि जो लाइन बच गई है उसके ऊपर पॉसिबली सवाल बन जाएगा, ठीक है। फिर ये देख लीजिए कि एक तो क्या सिलेबस में जो लाइन बनी है वहाँ से सवाल बन जाएगा, दूसरा PYQ जो है वो रिपीट आ सकता है। फिर आपके पास न्यू डायमेंशन में हम सवाल खोलेंगे। अब 2017 में ऐसा ही क्वेश्चन आया कि भाई मोर देन 45% पॉपुलेशन बिलो 25 ईयर्स है, और बताइए कि ये किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को क्या कर सकता है, फायदा पहुंचा सकता है। और अब देखिए कैसे सवाल बन सकते हैं। तो जैसे इंडिया नाउ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो बताइए इसकी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है, ऐसे डेमोग्राफिक शिफ्ट की। तो इसमें देखिए पॉजिटिव भी है एज वेल एज नेगेटिव भी। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये सिंपली एक सवाल बन गया। पहले ये 4 नंबर के सवाल हुआ करते थे, अभी मैंने ये सवाल कैसे में बना दिया, आपका 8 नंबर में बना दिया, ठीक है। पहले की तरह के सवाल को फिर से रिपीट बनाया यहाँ पर 12 नंबर के लिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो एक तरीके से बून एंड बेन दोनों है, ये असेट भी हो सकती है एज वेल एज लाइबिलिटी भी हो सकती है। इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे हमको इसके फायदे मिले, ऐसा सवाल बन सकता है, ठीक है। एक एडिशनल डायमेंशन खोल के 12 नंबर का सवाल बन गया। और क्या सवाल बन सकते हैं, एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है। अब यहाँ पर अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड में देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसा हो गया कि 15 से 75 तक हो गया काम करने वाली वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो इसके ऊपर अपनी एजिंग पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, 15 से जो छोटे लोग हैं वो भी हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। इसकी चैलेंजेस क्या है, इनके लिए सरकार को क्या करना है, और पॉपुलेशन के क्योंकि ऊपर डेमोग्राफिक प्रोफाइल लिखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल डेफिनेटली 8 नंबर का बन सकता है। फिर पॉपुलेशन पॉलिसी लिखा है, तो पुरानी पॉपुलेशन पॉलिसी तो हमारी 2000 की है, उसी के ऊपर सवाल बन सकता है कि भाई ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजेस क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट 2025 में देखिए एक सवाल बना है कि व्हाट इज द इंटरप्ले बिटवीन डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉपुलेशन पॉलिसी। देखो अब 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी थी, पुरानी थी, तो इसने क्वेश्चन दोनों टॉपिक को इंटरलेट करके बना दिया। हाईलाइटिंग द चैलेंज इन लिवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देखिए ये मल्टी डायमेंशनल एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। और इसी तरीके के अभी 2 सालों से हम सवाल देख रहे हैं कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट ये पहले देता है और उसके कीवर्ड डाल के उसको क्या करता है, पूछता है। हालांकि ये सिलेबस से लाइन टू लाइन क्या बना होता है, सवाल बना होता है। हाउ कैन इंडिया बैलेंस बेनिफिट ऑफ यंग पॉपुलेशन विद अमर्जिंग चैलेंज, काइंड ऑफ ये रिपीट क्वेश्चन बना दिया मैंने यहाँ पर। अब ये 12 नंबर में एक तरीके से अलग तरीके से सवाल इसको पूछा है। फिर अपने पास नेक्स्ट थीम पे चलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 2017 का क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज क्रूशियल फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन करनी है, आप इसके कमेंट कीजिए कि कैसे इसके फायदे होने वाले हैं, क्या इसके लिमिटेशन। फिर सेक्टोरल कंपोजिशन, देखिए सिलेबस की हूबहू लाइन है, एनी डे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी सिलेबस में कीवर्ड मेंशन है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। फिर आपके पास ऐसा है कि भाई इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम बोलते हैं कि भाई हम जो है अभी जो है हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, तो अपने पास यहाँ पर इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं रही है। इसको एनालाइज कीजिए कि ऐसी स्थिति है क्यों। ठीक है, मैं अगर आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं तो हम एग्रीकल्चर से डायरेक्टली जो है सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता था, वो हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा है। इसको एनालाइज आपने यहाँ पर करना है। एग्जामिन द चेंजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया इंक्लूडिंग जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्वेश्चन हिमाचल जीके के लिए 3 या 4 बार ये सेम तरह का क्वेश्चन हिमाचल इकोनॉमी के लिए रिपीट हो चुका है। ऐसा क्वेश्चन एनी डे इंडिया के लिए बन सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि भाई सर्विस सेक्टर हमारा बिल्कुल डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर है, इसकी इंप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इसको डिस्कस कीजिए। अब सिंपली मैं यहाँ पर बोलूँ आपको, तो बहुत स्किल्ड जॉब्स यहाँ पर दी जाती है, सेमी स्किल्ड जॉब्स दी जाती है। इसको आपने इंप्लीकेशन करनी है कि भारत में इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती है, क्योंकि एक तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ जाती है। फिर डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी है। अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये फिर आपने क्या करना है एक तरीके से कि भाई अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, बताइए कि इसके क्या कारण रहे। डिस्कस द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। देन आपके पास जो इंडस्ट्रियल वाला सेक्टर यहाँ पर बच गया, इसके ऊपर मैंने बाद में क्वेश्चन बनाया क्योंकि टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सर्विस और प्राइमरी सेक्टर पकड़ा है, बीच का सेक्टर छोड़ दिया, तो वो मैं आपको अगले टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। फिर पॉवर्टी इनइक्वालिटी लिखा है, तो भाई क्या कारण है पॉवर्टी के, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के डायमेंशंस बताइए। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज क्या है पॉवर्टी एलिवेशंस को लेकर, ये बताइए। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और इनकम बेस्ड पॉवर्टी, ये दोनों का एक तरीके से जो कॉन्ट्रास्ट रहता है, इसको देखिए कि भारत में इनकम तो बढ़ रही है बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों की इनकम बढ़ रही है बट फिर भी वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, मतलब वहाँ पर माल न्यूट्रिशन है, हंगर है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपने क्या करनी है, डिस्कस करनी। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में आपस में किस तरीके का रिलेशन है, इसको एग्जामिन करना है कि क्या भारत में सच में ही ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, या ऐसा नहीं दिखता है। फिर एनालाइज द रीजनल डिस्पैरिटी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के अंदर, जैसे बीमारू राज्य आप टर्म्स समझते हैं, तो इसको आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। नेक्स्ट हो गया कि भाई इनक्वालिटी के ट्रेंड्स किस प्रकार से है ना, रीजनलिज्म है, इनकम इनक्वालिटी है, ऐसा 2023 में क्वेश्चन बन चुका है। जेंडर के बीस पे वेजेस का जो है गैप है। देन आप इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरीके के ट्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। डेफिनेटली बहुत सारी रिपोर्ट्स, इंडाइसिस एंड डाटा आपके यहाँ पर करेंगे, करंट अफेयर से कोट करेंगे। अब मेजर कॉजेज क्या है इसके, रीजनल, रूरल, अर्बन, सोशल डायमेंशन क्या है इनइक्वालिटी की, तो सेम तरह के क्वेश्चन को एक तरीके से मैंने सिंप्लीफाई यहाँ पर कर दिया है। 2019 में एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है भारत में, क्या ट्रेंड्स है, क्या इसके कॉजेज है, ऐसा 23 में क्वेश्चन बना है। अब मेजर फॉर्म्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रिवलेंट है अभी इंडिया में, और इसका डाटा रिपोर्ट्स आपको मेंशन करनी है। प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में रहती है, ये प्रीलिम्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर कारण क्या है, इसको एग्जामिन करने का मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। फिनोमिना ऑफ जॉबलेस ग्रोथ भारत में भी दिख रहा है ट्रेंड्स, ठीक है, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है कि भाई बहुत सारे हमारे आईआईटीएंस को भी क्या नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही। फिर आपके पास स्ट्रक्चरल कॉजेज क्या है, जैसे अभी एआई आ गया, ठीक है, या हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 आ गया,
तो ये स्ट्रक्चरल कॉजेज जो है जहाँ पर मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है और हम क्या स्किल और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर पा रहे हैं, इसके रिलेटेड भी क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ेंगे तो 2023 में 2 मॉनेटरी मेजर्स टू कर्ब राइजिंग इन इन्फ्लेशन, ऐसा डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल पूछा था। 2018 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर सवाल पूछा था, बट इसके ऊपर लार्जली कितने सवाल बन सकते हैं, तो अपना कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिवेशन इन्फ्लेशन एंड रेलेवेंस क्या है, कि पॉजिटिव्स भी तो कुछ होते हैं इन्फ्लेशन के, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, उसको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर आपके पास ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भारत में इन्फ्लेशन हो जाती है, जैसे अभी आप देखेंगे फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि भारत में गैस जो है हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से आपने देखा होगा एकदम से प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। फिर आपके पास इसके कॉजेज क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, पॉलिसी मेकिंग, हम किस तरीके से मैनेज करते हैं कि हमारी घरेलू गैस की सप्लाई भी ना बढ़े, हमारी लॉजिस्टिक की सप्लाई भी ना बढ़े, तो इसके ऊपर सवाल बन सकता है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी भी है, बट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो फिर वो स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, जॉब क्रिएट नहीं होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे रिलेशनशिप को आपने डिस्कस करना है। फर्दर 12 नंबर पे यहाँ पे क्या सवाल बन सकते हैं, तो भाई यही इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को देखिए, प्लस इसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन क्या है, तो ये डायमेंशन जोड़ के क्या बन गया, ये 12 नंबर का सवाल बन गया। फिर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस जो हमारे पास रेपो ऑपरेशंस होते हैं आरबीआई के द्वारा, ये कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इसके ऊपर 8 नंबर का सवाल बन सकता है। बाकी आरबीआई से रिलेटेड सवाल डेफिनेटली बाद में हम डिस्कस करेंगे जब आरबीआई एंड बैंकिंग वाला टॉपिक आएगा। नेक्स्ट थीम हमारी भाई इंडस्ट्री वाली है, जो मैं पहले आपको कह रहा था। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ का अनइवन एक तरीके से हमको इम्पैक्ट दिखता है पूरे भारत के अंदर, तो इसको एग्जामिन कीजिए आफ्टर इंडिपेंडेंस कि ऐसा क्यों हुआ, या प्लानिंग जो हमारी हुई, जब हम प्लानिंग वाला नेक्स्ट सब यूनिट में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन देखेंगे कि प्लानिंग में क्या हमारी ऐसी कमियाँ रही। 2017 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्वेश्चन आया कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, अब भारत में एक्सपेंशन, इसका हमने ये पहले डिस्कस भी कर लिया, यहाँ पर इसको मैंने वापस ऐड किया है। फिर भारत में क्या ट्रेंड्स है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के सिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो यहाँ पर सिंस इंडिपेंडेंस बनाया था, यहाँ पर 1991 के बाद किस तरीके से ये ट्रेंड बदला, इसके ऊपर सवाल बना है। ऐसा ही 2025 में सवाल आ रखा है कि व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स फोकसिंग, ठीक है, फोकसिंग ऑन द चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, तो किस प्रकार से यहाँ पर इसको ट्रेंड बताइए कि कैसे यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाना था या एड्रेस नहीं हुई है, या स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो अवेलेबल नहीं थी। फिर आपके पास मेजर कंस्ट्रेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। फिर 2024 का एक क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज जो है सच एज ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म करने वाला है, क्या क्या तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स रहेगी, कैसी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, इसके ऊपर आपको 8 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट यहाँ पे थीम बनता है एमएसएमई के ऊपर, तो भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एमएसएमई कैसे इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से एड्रेस करती है, तो ये 12 नंबर का सवाल डेफिनेटली यहाँ पर बन सकता है। देखो करंट अफेयर में कई बार ये भी रहता है कि भाई एमएसएमई की जो कैटेगराइजेशन है उसको चेंज किया जाता है, उसका जो रेवेन्यू के कैटेगरीज है वो चेंज की जाती है, तो इसके ऊपर भी अगर करंट अफेयर में रहेगा तो सवाल डेफिनेटली यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ऐड कर दिया कि इस पर सवाल बन सकता है। फिर करंट अफेयर की स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स जो है उससे मैन्युफैक्चरिंग कैसे प्रमोट होती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान पे रखते हुए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ध्यान पे रखते हुए सवाल बना है, जबकि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इसके ऊपर नेक्स्ट सब यूनिट में हमने सवाल डेफिनेटली बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकमिंग द ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, कैसे क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया कि हम ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बन सके, जैसे यूएस टैरिफ लगा रहा है या हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है ड्यू टू एनर्जी के लिए हम डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट के ऊपर और प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे सभी चैलेंजेस को आपने यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। आज की डेट में आप एआई भी देख सकते हो कि एआई या टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं है भारत में, या आरएनडी नहीं है भारत में, इसके ऊपर डेफिनेटली ये सारे डायमेंशन आपको खोलने हैं। 12 मार्क्स में सवाल बन सकता है रीजनल डिस्पैरिटी को लेकर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, और अब सजेस्ट कीजिए कि इसको बैलेंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो 12 नंबर के क्वेश्चन के साथ हमने ये वाली थीम खत्म कर दी। नेक्स्ट जो थीम है हमारी दैट इज ऑन बैंकिंग, तो आरबीआई किस तरीके से बैंक स्कैम्स को टैकल करने में रोल प्ले करता है, 17 में क्वेश्चन आ रखा है।
टोटली ऑल ओवर फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई की, 8 नंबर का सवाल बन सकता है। आरबीआई का मेन फंक्शन एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ऐसा भी सवाल बन सकता है। इसको एग्जामिन कीजिए कि कैसे इस रोल को फुलफिल कर रहा है, क्या इसमें चैलेंजेस आ रही है। ठीक है, डियर मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, इसके ऊपर सवाल बन रखा है 4 मार्क्स का। अब आज की डेट में टोटल 8 नंबर के सवाल भी बन सकते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, तो टोटल सारे ऑपरेशन क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, आरआर क्या है, ठीक है, रिवर्स रेपो क्या है, ये सब चीज़ें आपके पूछी जा सकती है अब 8 नंबर में। ठीक है, तो इसको अब आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड लिखनी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ऑपरेशंस क्या है, ऐसा सवाल भी डेफिनेटली यहाँ पर एक और आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 मॉनेटरी मेजर्स टू कर्ब द इन्फ्लेशन, ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ इसको देखा था। अब यहाँ पे हमने आरबीआई क्योंकि मॉनेटरी मेजर्स उठाता है तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रिपीटली लिखा है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमने पहले भी मेंशन किया था, अभी यहाँ पर 4 मार्क्स का, अब 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। नया सवाल एक बन सकता है कि भाई लिमिटेशन क्या है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की में भारत में, और फिर एग्जामिन इसको करना है तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स खोल के वे फॉरवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है। 2018 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द 4 चैलेंजेस बिफोर द कमर्शियल बैंक्स, तो भारत में उस वक्त जो है बहुत सारे मर्जर हो रहे थे पर्टिकुलरली, तो उससे रिलेटेड ये क्या बना है, सवाल बना है। 21 में ऐसा ही क्वेश्चन बना है कि व्हाट आर द वेरियस चैलेंज फेस्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, करंट सिनेरियो 2021 में ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। फिर आगे जो और क्वेश्चन हो सकता है, तो आगे एक क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली 2024 में पूछा था, दैट वाज रिलेटेड टू कि भाई डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इनोवेशन जो हो रही है उससे फाइनेंशियल सेक्टर्स किस तरीके से काम कर रहा है। तो जितने भी और क्वेश्चन है वो मैंने इससे रिलेटेड यहाँ पर बनाए हैं कि डिजिटाइजेशन कैसे हो रही है, ये फंक्शन को कैसे अफेक्ट करती है। रीजनल रूरल बैंक सिलेबस में लिखा है, तो कैसे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करता है पर्टिकुलरली। एक इसमें मैंने सवाल बनाया कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में ये कैसे काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल यहाँ पर बन जाता है। एक और ऐसा सवाल जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स किस तरीके से स्ट्रेंथन करती है बैंकिंग सिस्टम को, इसके ऊपर डेफिनेटली अभी क्या बन सकता है, ये करंट अफेयर से सवाल बन सकता है। फर्दर बढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे अचीव किया जा सकता है, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमीज, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। ठीक है, तो अलग अलग डायमेंशंस में यहाँ पर बैंकिंग को खोला जा सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल एंड रिमोट एरियाज में किस तरीके से चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला थीम अपना क्या हो गया, कवर हो गया। फिर भाई लगभग इसके लास्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे फॉरेक्स से रिलेटेड काम करता है आरबीआई, तो आरबीआई किस तरीके से फॉरेक्स को, क्योंकि फॉरेक्स सिलेबस में मेंशन्ड है, इसके मीनिंग क्या है, फंक्शंस क्या है, आरबीआई किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिलेबस में मेंशन तो होता क्या है, ऐसा 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो डेफिनेटली आज की डेट में ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसके कंपोनेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेटली रिपीट एनी डे ये क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट, ये करंट अफेयर का चैलेंज हो गया। रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जैसे आरबीआई बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल शॉक्स इन इंडिया, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, देन प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर 2023 में सवाल ऑलरेडी बन रखा है, तो ट्रेंड्स कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेक्स क्या है, इसके ऊपर सवाल डेफिनेटली बन सकता है। फॉरेन ट्रेड स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है, ये फॉरेक्स को लेकर भी क्या बन सकता है, सवाल बन सकता है। एनालाइज द चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड पोस्ट 2023 ग्लोबल स्लोडाउन, किस तरीके से यहाँ पर कंपोजिशन हमारा बदला है एक्सपोर्ट का, इसके ऊपर सवाल बन सकता है, क्योंकि इसी टाइम पे हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी अपनी लेके आई थी। कि एक्सपोर्ट मार्केट्स क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, कैसे हमारे इसके जो अपने हाउ ट्रेड पॉलिसी शेपिंग दीज एक्सपोर्ट्स, तो 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से रिगार्डिंग। और अभी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन वापस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है जब हमने यूएसए के साथ क्या कर ली है, ट्रेड डील साइन कर ली है, और बहुत सारे फार्मर्स इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप करंट की यहाँ पर नीड समझिए कि करंट में जो टॉपिक है, तो वहाँ पे चाहे पीवाई की हो, चाहे मैंने आपके लिए कोई डायमेंशन खोल के दी हो, उस पर ऊपर डेफिनेटली सवाल बन सकता है। एलपीजी के ऊपर पेपर 2 में GS2 में बहुत सारे सवाल आए हैं, डेफिनेटली यहाँ पर भी आ सकता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिलेबस में मेंशन है, उसके ऑब्जेक्टिव फीचर्स क्या है, और अभी करंट में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके ऊपर सवाल बन सकता है। एनालाइज द मेजर चैलेंजेस इन फॉरेन ट्रेड एंड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमी, क्या एक्सटर्नल शॉक्स है, क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स है जिसमें हम फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, वैसा ही ये वापस क्या बन रहा है, सवाल बन रहा है।
प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड वॉर्स किस तरीके से चैलेंज करता है हमारे एक्सपोर्ट एम्बिशंस को, इसको एग्जामिन कीजिए। फिर आपके पास मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली 1991 के प्राइवेटाइजेशन से हमें कैसे फ़ायदा मिला, और अचीवमेंट एंड लिमिटेशन क्या है, ऐसा समराइज करते हुए इसका क्या बन सकता है, टॉपिक बन सकता है। क्योंकि अब इसमें 2 सब यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं तो अराउंड ये थोड़ा वीडियो बड़ा रहने वाला है, अराउंड 25-26 मिनट्स अभी हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 35-40 मिनट्स तक भी ये वीडियो जा सकती है, क्योंकि सेकेंड सब यूनिट में भी मैंने टोटल अराउंड आपके लिए 73 क्वेश्चंस बनाए, तो 80 + 70 ये लगभग 150 क्वेश्चंस बनेंगे। खैर, यहाँ तक जो लोग देख रहे हैं तो यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार कमेंट कर लीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। सब यूनिट 2 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का ही सारा सेक्शन है। तो अराउंड मैंने अगर 150 क्वेश्चन डिस्कस किए तो अराउंड आपने 100 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने हैं, तब मैं मान सकता हूँ कि आपकी इंडियन इकोनॉमी की तैयारी हो चुकी है। और हर साल पिछले 2024 में और 25 में, ठीक है, जब ये नया ट्रेंड अपना सेट हुआ है 8 और 12 नंबर के क्वेश्चन का, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर के आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन 12 नंबर के आ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके पास 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। 4 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होने का मतलब हो गया आपके पास टोटल 40 नंबर की प्रेपरेशन। और GS3 में नंबर लाने आसान हो जाते हैं, तो यहाँ पर 25 से 30 नंबर आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो सेकेंड सब यूनिट की डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि प्लानिंग ईरा जो है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की चैलेंजेस क्या है, और प्लानिंग ईरा जो है क्या फेल हुई है, इसको एड्रेस करने में इसके रिगार्डिंग आपको क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग इन इंडिया लिखा है, तो हमारी प्लानिंग में क्या कमी आ रही है, क्या अचीवमेंट रही है, इसके ऊपर ये डेफिनेटली क्या बनेगा, सवाल बनेगा। आगे एक सवाल ये भी बनेगा कि क्या हमारी अचीवमेंट रही प्लानिंग ईरा की, क्या हमारे फेलियर्स रहे। क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो सारे 5 ईयर प्लान की क्या ऑब्जेक्टिव्स थी, क्या स्ट्रेटजी थे, क्या आउटकम्स थे, ऐसा 12 नंबर में सवाल बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या हमारे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग करने की, 8 नंबर का सवाल बन सकता है। अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन के ऊपर 12 नंबर का सवाल बन सकता है। क्या हम सक्सीड हुए टू अचीव बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो पहले भी हमने सवाल बनाया कि भाई रीजनल डिस्पैरिटी आई है प्लानिंग की वजह से, उसके रिगार्डिंग ये सवाल है, और कीवर्ड मैंने डाला है कि क्रिटिकली इसको क्या करना है, आपने एग्जामिन करना है। देन हमने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया है, अब नीति आयोग आ गया है, तो 2016 में इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल बना है। 17 में सवाल बना है कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस बता दीजिए। 2020 में सवाल बना है कि वेरियस फंक्शन ऑफ नीति आयोग बता दीजिए और इवेल्युएट कीजिए परफॉर्मेंस को नीति आयोग के। तो नीति आयोग ने करंट अफेयर में कोई बहुत नई रिपोर्ट पब्लिश की हो कोई, क्योंकि ये जो है सेंटर प्लस स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू काम करता है, तो मुझे लगता है कि एनी टाइम इसमें रिपीट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेंगे मेजर फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो ये थ्योरेटिकल था थोड़ा क्वेश्चन, 8 नंबर में भी आ सकता है। एग्जामिन द रोल ऑफ नीति आयोग इन द प्रमोटिंग कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ऐसा सवाल बन सकता है। क्रिटिकली इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ नीति आयोग एज अ पॉलिसी थिंक टैंक, ऐसा सवाल बन सकता है कि जो नीति आयोग ने पॉलिसीज सजेस्ट की है, जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, क्या हमको सच में इसका फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। 2025 में सवाल बना है डिस्कस हाउ ट्रांजिशन फ्रॉम 5 ईयर प्लान्स टू नीति आयोग फ्रेमवर्क हैज इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक प्राइवेट जॉइंट सेक्टर डायनेमिक्स, तो आगे लिख भी रखा है, सिलेबस में मेंशन था पब्लिक प्राइवेट जॉइंट सेक्टर्स। तो नीति आयोग के साथ ये सेक्टर कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है हमारी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में, तो ये दोनों टॉपिक्स इंटरलिंक हुए हैं। पहला यूनिट डिस्कस करते वक्त में मैंने जब डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉपुलेशन पॉलिसी की बात की थी, तो मैंने बोला था कि देखिए ये क्वेश्चन क्या किया गया है, इंटरलिंक किया गया है 2 टॉपिक्स को लेकर। तो यहाँ पर भी 2 टॉपिक्स को लेकर क्या किया गया है, क्वेश्चन इंटरलिंक किया गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपिक आपको पढ़ना है, तो अगर 2-3 टॉपिक लाइन में लिख रखे हैं तो इनको इंटरलिंक करके भी जो क्वेश्चन बन रहा है वो भी आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। 13th क्वेश्चन बना है पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, 2018 में क्वेश्चन आ रखा है कि क्या प्रॉब्लम एंड परफॉर्मेंस हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की रही है, इसको डिस्कस कीजिए। फिर हमारे पब्लिक सेक्टर का रोल क्या रहा है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारा रैशनल बिहाइंड क्या रहा इसके कि हमारा डोमिनेंट रोल रहता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर। मैं सिंपली आपको कह दूं कि हम वेलफेयर अप्रोच पे जाते हैं, सोशलिस्ट मॉडल पे हम काम कर रहे थे, वो ये एड्रेस यहाँ पर आपको करना है। फिर आपके पास एग्जामिन कीजिए कि डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन जब हमने अब अडॉप्ट कर ली है, तो इससे एफिशिएंसी के ऊपर क्या फ़ायदा पहुँचता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारी और कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि हमारा जो पब्लिक PSUs है,
ठीक है, पब्लिक सर्वेंट एंटरप्राइजेज है, वहाँ पर सरकारी बाबू कल्चर हो चुका है, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो अब देखिए कि क्या सच में प्राइवेटाइज करके वहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कशन है। देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर्स, दोनों का मिलके जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके ऊपर 12 नंबर का सवाल बन सकता है। लिमिटेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। नेक्स्ट थीम फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है, तो इसका रोल क्या है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड। भारत में ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस क्या है, तो एफआरबीएम एक्ट की बात कर रहा है। तो भारत में जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेजिस्लेशंस है उसको आप एनालाइज कीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है बजट मैनेजमेंट की और अचीविंग द डेवलपमेंट गोल्स की। फिर आपके पास मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर फिजिकल पॉलिसी हमारे पास क्या है। फिर यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी यूज टू रिड्यूस द रीजनल एंड सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया, तो बताइए कि कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और दो क्वेश्चन यहाँ पर दो बन के 3 क्वेश्चन यहाँ पर PYQs में आ रखे हैं। पहला तो ये कि भाई सेलिएंट फीचर क्या है एफआरबीएम एक्ट की और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये 2020 में रिपीट हो रखा है। अब ये बहुत 2003 का ये एक्ट है, तब से लेकर इसके सारे टारगेट्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं, इससे रिलेटेड डेफिनेटली सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोविजंस लिमिटेशन करंट में क्या चल रहे हैं, ऐसा 12 नंबर का सवाल बन सकता है। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या है इंडियन इकोनॉमी की, बड़ा ओपन एंडेड सा क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया, पर्टिकुलरली कीवर्ड डाल दिया न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। 2021 का ये क्वेश्चन था, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे थे, 2030 के लिए हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट तब दिया था, जो कि अब जो है पोस्टपोन हो रहा है। ठीक है, तो ये 2025 का टारगेट दिया था, सॉरी। तो इससे रिलेटेड ये करंट अफेयर से क्या बना था, सवाल बना था। आगे बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पर्टिकुलरली 1991 के रिफॉर्म्स के बाद बदली है। ठीक है, इसको एग्जामिन कीजिए। फिर आपके पास नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक है, उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि भारत में क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस है। ठीक है, पर्टिकुलरली रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम चाहते हैं तो क्या ऐसे चैलेंजेस है, पर्टिकुलरली एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस से रिलेटेड, अपने एग्रेरियन जो सेक्टर है, हमारे फार्मर्स हैं, उनके वेलफेयर से रिलेटेड, ये सारे चैलेंजेस को आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। एग्जामिन कीजिए कि भाई नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन भी करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करनी है। ठीक है, इसके रिलेशनशिप को एग्जामिन कीजिए। फिर आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस भारत में क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या है इसको अचीव करने के लिए। फिर आपके पास इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि अगला कीवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिखा है, तो इसके बीच किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिस्कस कीजिए 8 नंबर के अंदर। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ रिमेन्स मेजर चैलेंज, जबकि भारत में क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, 12 नंबर में ऐसा सवाल बन सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इंडाइसिस है। तो सबसे पहले तो PQLI क्या है, फिर आपके पास इसके इंडिकेटर्स एंड कंजम्पशन के इंडिकेटर्स को क्या कीजिए, कंप्यूटेशन के इंडिकेटर्स को क्या कीजिए, किस प्रकार से PQLI की कंप्यूटेशन होती है यूजिंग इट्स इंडिकेटर्स, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। फिर आपके पास इसके एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है, HDI की सिग्निफिकेंस क्या है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ये PYQ है, कैसे ये डिफर करता है HDI से, आज की डेट में ये 8 नंबर का सवाल बन सकता है। फिर आपके पास जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ये आपका सिलेबस में लिखे, तो इसके ऑब्जेक्टिव लिमिटेशंस क्या है, भारत में अचीवमेंट्स क्या है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, ये सिलेबस में मैंशनड है, तो 8 नंबर का सवाल बन सकता है। 12 नंबर में भी सवाल बन सकता है या 8 नंबर में भी बन सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इसको क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। फिर आपके पास इंडिया की स्कीम्स के बारे में है, तो स्वच्छ भारत के ऊपर सवाल बन सकता है, दो सवाल मैंने बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस, अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। फिर मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया के ऊपर 2016 में सवाल आ रखा है। पहले ये सवाल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है क्या, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, एक्सप्लेन क्रिटिकली, दैट मीन्स आपको इसमें चैलेंजेस भी बतानी थी। एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय मेक इन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ऐसा सवाल डेफिनेटली बन सकता है, रिपीट आ सकता है। फिर आपके पास स्किल इंडिया के ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स क्या है। फिर आपके पास स्किल इंडिया जो है कैसे डेमोग्राफिक चैलेंजेस को एड्रेस कर सकता है, इसका रोल क्या है, क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर कंपोनेंट्स क्या है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के, कैसे ये इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नेंस रिफॉर्म में पार्टिसिपेट करता है। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डायमेंशंस के ऊपर बना है। आगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के भी करंट में बात करते हैं, तो करंट अफेयर में कैसे ये फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन के लिए हेल्पफुल है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है करंट अफेयर से रिगार्डिंग। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनरेगा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, 2016 में सवाल बना है, क्योंकि अब ये करंट अफेयर में मुझे लगता है
26 नहीं तो 27 में मेंस होगा, तब डेफिनेटली इसके ऊपर क्या बनेगा, सवाल बनेगा। डिस्कस द मेजर अचीवमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ चैलेंजेस ऑफ मनरेगा। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना सिलेबस में लिखी है तो ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्या है, पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है कि हम जो है भारत के अंदर मॉडल विलेजेस एंड रूरल डेवलपमेंट को एक तरीके से क्या नहीं कर पा रहे हैं, लागू इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करंट अफेयर में था तो इसके ऊपर यहाँ पर सवाल बना हुआ है। फिर आपके पास शायद ये मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ये 2024 का ये अपना सवाल है। फिर अपने पास सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम गति शक्ति, ये सिलेबस में रहता है। फिर आपके पास आ जाती है इंटरनेशनल बॉडीज़, तो आईएमएफ के ऊपर सवाल बनाया, इसका रोल क्या रहता है, इसके फंक्शंस क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है रिगार्डिंग कि ये एक तरीके से जैसे भारत के ऊपर एलपीजी रिफॉर्म्स की कंडीशंस लगा ली थी, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कुछ क्राइटेरिया कंडीशन सेट कर लेता है, जिसको फुलफिल करने के बाद ही यहाँ पर क्या मिलता है, लोन मिलता है। फिर WTO के ऊपर 2016 में क्वेश्चन है, तो आज की डेट में तो काइंड ऑफ ये डिसफंक्शनल बॉडी है, तब ये फैसिलिटेटर कैसे है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इसके ऊपर सवाल बना था। फिर आपके पास 2019 में भी सवाल इसके ऊपर बना था कि रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्या है। एनी डे ये न्यूज़ में तो रहता ही है, बट एक तरीके से डिफंक्ट बॉडी है, सवाल रिपीट हो सकता है। एग्रीमेंट एंड ऑन एग्रीकल्चर क्या है, ये 2021 में इसके ऊपर सवाल बना है। ठीक है, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ऐसी सब्सिडीज़ जो है इसके ऊपर यहाँ पर क्या बनता है, सवाल बनता है। फिर अपने पास वर्ल्ड बैंक आ गया, इसके ऊपर 12 नंबर का सवाल बन सकता है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया के लिए ये कैसे रोल प्ले करती है। अनक्टेड है तो UNCTAD। फिर कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फेयर ट्रेड, अब WTO तो काम नहीं कर रहा तो ये कैसे काम कर सकता है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। एंड नेक्स्ट लास्टली हम बढ़ रहे हैं तो अपने पास OECD के ऊपर सवाल बन सकता है। 2020 में भारत में ब्रिक्स समिट हुई थी, उसके ऊपर सवाल बना। नेक्स्ट जब समिट भारत में हो रही है उसकी डिक्लेरेशन क्या है, तो उसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। और इस साल मुझे लगता है 2026 का, चाहे अब 27 में मेंस होगा, तो इसके ऊपर सवाल आने की पूरी संभावना है। लास्टली ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्या है, अमर्जिंग इकोनॉमिक ग्रुप की तरफ, अमर्जिंग ग्रुप की तरह, जब इसमें क्या हो चुकी है, न्यू मेंबर्स भी क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। फिर अपने पास फाइनली लगभग कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भारत और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है, इसमें G20 भी ऐड हो सकता है, इसमें G7 भी ऐड हो सकता है, क्योंकि बार बार G7 का इन्विटेशन भारत के लिए आता है, तो इसके ऊपर सवाल बन सकता है। एंड लास्टली ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इसमें चाहे IMF है, वर्ल्ड बैंक है या न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, इसमें इंडिया की जो अप्रोच है ये किस तरीके से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ऐसा हमारे पास 2025 में क्या आ रखा है, क्वेश्चन आ रखा है, और एनी टाइम क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। अराउंड जो मैंने आपके लिए 150 क्वेश्चन बनाए, मैं चाहता हूँ आप में इसमें से कम 100 क्वेश्चन जो यूनिक है उसको अटैम्प्ट कीजिए। और यदि आप ये अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो लोग इसको ईमानदारी से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने 27 सब यूनिट्स की एक टेस्ट सीरीज़ भी बना रखी है, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस तो आपके इवैल्यूएट नहीं कर सकता, बट यदि आपने कोई एक सब यूनिट प्रिपेयर कर लिया है तो आप एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट मेरे पास दे सकते हैं। उसकी इवैल्यूएशन, फीडबैक एंड मेंटरशिप मैं आपके साथ कर सकता हूं। इसके लिए आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं 9418947918 पर, या व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, खास करके मैं कह रहा हूँ जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक आपकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ मेंस की रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।